हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वान डे ग्राफ जनित्र अर्थात वान डे ग्राफ जनरेटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस जनित्र की रचना किसने की। तो स्टूडेंट्स, वान डे ग्राफ जनित्र की जो रचना की है वो वान डे ग्राफ ने की। और वान डे ग्राफ द्वारा रचित एक ऐसा जनित्र होता है जो अति उच्च विभव अर्थात 10⁶ वोल्ट की कोटि का जो विभव है वो उत्पन्न कर सकता है। स्टूडेंट्स, इस जनित्र का जो उपयोग होता है वह धनावेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत पर आते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत दो विद्युत घटनाओं पर आधारित है। स्टूडेंट, जो पहली घटना है उसके अनुसार किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता के साथ होता है। स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि कोई आवेशित चालक है तो उससे जो वायु में विद्युत विसर्जित होगी वह उस चालक के अन्य भागों से भी होगी, परंतु नुकीले सिरों से वह प्राथमिकता के साथ होगी। स्टूडेंट्स, इसे डिटेल्स में बताया जा चुका है, इसका प्रूफ बताया जा चुका है। फिर भी इसे थोड़ा सा अगर समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऊंची इमारतें, मंदिर या फिर कोई टावर अगर हम लें तो उसकी ऊपर जो चोटी होती है वह सिरे को नुकीला बनाया जाता है वहाँ पर। और वह इसीलिए बनाया जाता है कि जो आकाशीय बिजली होती है उसके प्रभाव से उस इमारत को बचाया जा सके। जो वायु तड़ित प्रहार होते हैं उनसे उस इमारत को बचाया जा सके, क्योंकि जैसे आकाशीय बिजली वहाँ गिरेगी तो नुकीले सिरों से प्राथमिकता के साथ जो विद्युत है वह वायु में विसर्जित होगी और वह इमारत सुरक्षित रहेगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम सेकंड नंबर पर आते हैं। इसका जो सेकंड सिद्धांत है वह खोखले चालक का आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट्स, इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी अगर एक खोखला चालक लेते हैं, होलो कंडक्टर लेते हैं, तो आवेश जो होता है उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अर्थात वितरित होता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि खोखले चालक का जो आवेश होता है वह उसके बाह्य पृष्ठ पर ही उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम जनित्र की रचना पर आते हैं अर्थात वान डे ग्राफ जनित्र की जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन को जानने के लिए इसकी जो फिगर है वह जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिगर का एक इम्पोर्टेंस रोल है। उस फिगर की हेल्प से ही हम उसकी कंस्ट्रक्शन है वो लिखेंगे और उसकी हेल्प से ही फिर हम वर्किंग को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जान लें कि इस जनित्र में धातु का एक बड़ा गोला S होता है, जैसे कि फिगर में प्रदर्शित किया गया है। धातु का एक बड़ा गोला S इसमें दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, दो अचालक स्तंभ होते हैं A और B। जैसे A हमारे पास ये एक अचालक स्तंभ यहाँ पर दिखाया गया है, एक B हमें दिखाया है, ये दूसरा अचालक स्तंभ है। तो ये दो अचालक स्तंभ हमने A और B में प्रदर्शित किए हुए हैं। इन दोनों अचालक स्तंभों पर ये जो धातु का बड़ा गोला S बताया है यह टिका होता है। अब इसमें दो घिरनियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि फिगर में प्रदर्शित है, एक घिरनी हमने यहाँ पर P1 यहाँ पर ली है और दूसरी घिरनी हमने यहाँ पर ये P2 ली हुई है। स्टूडेंट्स, ये दोनों घिरनियाँ P1 और जो P2 होती हैं इन पर एक बेल्ट लगी हुई होती है, जैसे बेल्ट प्रदर्शित की गई है। इसमें ये सिरेहीन बेल्ट होती है, एंडलेस बेल्ट होती है अर्थात इसका एंड नहीं है। और ये बेल्ट इन दोनों घिरनियों पर घूमती है एक विद्युत मोटर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो घिरनी P1 है उसे एक विद्युत मोटर से यहाँ पर जो है
वो संबंधित किया गया है और विद्युत मोटर ही इन घिरनियों को घुमाती है, जिससे कि ये बेल्ट भी इन घिरनियों पर लगातार घूमती रहती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने रचना में यह लिखा है कि इसमें 2 कंघे जिन्हें कॉम्स हम बोलते हैं वह भी लगे होते हैं। फिगर में इन्हें हमने प्रदर्शित किया है। एक कॉम्स हमने यहाँ पर C1 यहाँ पर दिखाया हुआ है और दूसरा ऊपर होता है जिसे हमने C2 दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हमारे पास रचना कंप्लीट हो जाती है। इसके लिए फिगर को इसमें कंप्लीट बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम वान डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि अर्थात वर्किंग को समझते हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग को स्पष्ट करने के लिए हमें फिगर को देखना होगा। तो जैसे वान डे ग्राफ जनरेटर में हमने फिगर में दिखाया है कि इसमें एक कोम्ब अर्थात कंघा जो C1 है वह लगा होता है। स्टूडेंट्स, DC सप्लाई से इसे उच्च विभव दिया जाता है। तो जो कोम्ब C1 होता है उससे धन आयन जो हमारे पास घिरनी P1 से जो बेल्ट लगी थी, जो सिरेहीन बेल्ट हमने बताई थी, उसके द्वारा वो आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो कोम्ब C1 से धन आयन बेल्ट पर जाते हैं और चूंकि बेल्ट गतिमान है, बेल्ट ऊपर जा रही है लगातार गति करते हुए, तो वह अपने साथ इन धन आयनों को भी ऊपर ले जाती है और ऊपर जाकर वह जो कोम्ब C2 है, दूसरा कंघा जो यहाँ पर C2 लगा हुआ है, तो वो धन आयन उसके द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और यहाँ से ये जो गोला S है उसके द्वारा वो आकर्षित कर लिए जाते हैं। अर्थात वो जो धन आयन है वो गोले S के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। स्टूडेंट, बेल्ट के गतिमान होने के कारण लगातार C1 से धन आयन बेल्ट आकर्षित करती है, उन्हें ऊपर ले जाती है। कंघा C2 उन्हें आकर्षित करता है और वह कंघे C2 के द्वारा जो S हमारे पास गोला है उसके बाह्य पृष्ठ पर वह आवेश चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्रिया लगातार होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो गोला हमारे पास पृष्ठ बताया है S, वह जो धनावेशित है वो लगातार होता ही रहता है और ये चीज़ें लगातार होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, अब आवेश का जो निकटवर्ती वायु होती है उसमें उसका क्षरण अर्थात लीकेज रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित किया जाता है और साथ ही पृथ्वी से संबंधित करने के साथ ही इस पूरी जो एडजस्टमेंट है हमारा, इसको हाई प्रेशर से भरे वायु के टैंक में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो कार्यविधि है उसको एक बार थ्योरी में स्पष्ट कर देते हैं। अभी हमने कंघा C1 जो है फिगर में देखा, उसे हम उच्च विभव देते हैं तो C1 से जो धन आयन है वह गतिमान बेल्ट पर चले जाते हैं। बेल्ट इन धन आयनों को ऊपर ले जाती है, जहाँ ये कंघे C2 के द्वारा, कंघे जो C2 है उसके द्वारा वो अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। अब यह धन आवेश गोले S के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। तो फिगर में जैसे दिखाया है कि गोले S का जो पृष्ठ है इस पर यह स्थानांतरित हो गया है। इसके बाद चूंकि बेल्ट गतिमान है इसलिए ये क्रिया लगातार चलती रहती है, अर्थात जो धनायन है वह C1 से बेल्ट द्वारा ऊपर जाते रहते हैं और C2 द्वारा वो आकर्षित होकर के बाह्य पृष्ठ S पर जो है लगातार धनावेश आता रहता है। तो स्टूडेंट्स, इस कारण इसका जो विभव है वह अति उच्च हो जाता है और अब आवेश का निकटवर्ती जो वायु है उसमें क्षरण ना हो, उसमें लीकेज ना हो, उसे रोकने के लिए जनित्र को हम पृथ्वी से संबंधित करते हैं और उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में हम इसको रखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम वान डे ग्राफ जनित्र के उपयोग पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो पहला उपयोग है वह उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए है, अर्थात वान डे ग्राफ जनित्र को हम हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो तीव्र एक्सकिरणें होती हैं उनकी प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन में भी हम इस वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग करते हैं।
स्टूडेंट्स, जो तीसरा उपयोग है वह है धनावेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए। अर्थात वन डे ग्राफ का जो उपयोग है वह धनावेशित कणों को अति उच्च वेग, हाई जो पेटेंस में उसकी वेलोसिटी होती है उस तक एक्सेलरेट करने अर्थात त्वरित करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम वन डे ग्राफ जनित्र के दोष पर आते हैं, अर्थात वन डे ग्राफ जनित्र की कमियों पर आते हैं। इसमें पहले दोष में हम ये बता सकते हैं कि आकार में बड़ा होने के कारण अर्थात बड़े आकार के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है। साथ ही साथ दूसरे दोष में हम ये बता सकते हैं कि उच्च विभव के कारण जो इसका उपयोग है वह खतरनाक है, अर्थात इसका जो उपयोग करना चाहिए वह बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था वन डे ग्राफ जनित्र, और इसे तैयार करने के लिए, इसकी रचना और कार्यविधि को तैयार करने के लिए हम इसकी फिगर को बहुत ही ध्यान से तैयार करना होगा, और उस फिगर की हेल्प से ही हमें इसकी जो वर्किंग है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसे तैयार करना होगा।